Hello everyone, my name is Akriti Sharma. Today I am here with HP Set Life Sciences PYQs of 2018. तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया था. तो बाकी के 50 क्वेश्चंस हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन जियोलॉजिक टाइम टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज इपॉक. बात की गई है जियोलॉजिक टाइम टेबल की. ये होता क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसी को कहा जाता है. इसमें क्या होगा? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम. टाइम की रिप्रेजेंटेशन की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रॉक रिकॉर्ड ऑफ अर्थ. जो अर्थ का रॉक रिकॉर्ड होगा उसके बेसिस पे टाइम की रिप्रेजेंटेशन की जाएगी. वहीं बात करें इपॉक की, तो ये क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन यूनिट है. ये क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन यूनिट है जिस दौरान किसी भी रॉक की डिपोजिशन हुई थी. तो इसमें जो ओलिगोसीन है, इट इज़ रेफर टू एज इपॉक. Then next question is, select the correct group of plant used as a source of biofuel. ऐसा प्लांट बताने हैं जो एज अ बायोफ्यूल यूज़ होते हैं. जब भी हम बायो सुनते हैं, इसका मतलब है एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू लाइफ. कोई भी चीज़ जो कब किससे रिलेटेड है, दैट इज़ लाइफ से, दैट इज़ लिविंग थिंग्स. इसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे. तो बायोफ्यूल क्या हो गया? इट इज़ द रीन्यूएबल एंड कंबस्टिबल फ्यूल जो कि ऑब्टेन किया जाएगा फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर. कहाँ से ऑब्टेन किया जाएगा? ऑर्गेनिक मैटर से. तो इसमें आ जाएंगे पॉपुलस, जेट्रोफा एंड पोंगेमिया. इन तीनों से जो है बायोफ्यूल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ये यूज़ होते हैं एज अ सोर्स ऑफ बायोफ्यूल. देखिए अगला क्वेश्चन है, जनरली ड्यूरिंग द क्रॉप डोमेस्टिकेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर सिलेक्टेड ट्रेट. क्रॉप डोमेस्टिकेशन है क्या? क्रॉप डोमेस्टिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि बहुत सालों तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक क्या किया? किसी भी एक पर्टिकुलर वाइल्ड प्लांट की, कोई भी क्या किया? कोई भी एक पर्टिकुलर वाइल्ड प्लांट ले लिया, उसकी क्या की? बार बार सिलेक्टिव ब्रीडिंग की ताकि हमें डिज़ायरेबल ट्रेट या डिज़ायरेबल क्वालिटी मिल सके. तो उसी को क्या बोलेंगे? क्रॉप डोमेस्टिकेशन बोलेंगे. तो इसमें क्या होता है इस दौरान? दैट इज डिक्रीज. Then next question is, which of the following insect pest cannot be distinguished into the biotype. किसको जो है बायोटाइप नहीं बोल सकते. अब यहाँ पे बात आती है कि बायोटाइप है क्या. तो बायोटाइप जो है कोई भी एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का. कोई भी क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होगा जिनका जो जीनोटाइप है, यानी जिनका जो जेनेटिक मेकअप है, इनका क्या होगा? जो जीनोटाइप है या जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या होगा? सेम होगा. लेकिन इनके बाकी जो बायोलॉजिकल करैक्टर्स हैं वो अलग होंगे, लेकिन जीनोटाइप क्या होगा? सेम होगा. तो उन्हीं को कंसीडर करते हैं बायोटाइप. तो यहाँ पे ये जो कॉटन बॉलवर्म है ये बायोटाइप की तरह यूज़ नहीं होता. देन नेक्स्ट इज साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि क्या है? एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है. साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है. इट इज़ यूज्ड एज अ इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट होता है क्या है? अब हमें पता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये क्या करता है? हर तरह की बीमारी से हमें बचाता है. इतनी चीज़ हमें पता है. अब इम्यूनोसुप्रेसिव कौन होंगे? ऐसे एजेंट जो क्या करेंगे? हमारे शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, जो रेसिस्टेंस टू डिजीज़ है, ये उसको सुप्रेस करने का काम करते हैं. इन्हीं को क्या बोलते हैं? इम्यूनोसुप्रेसिव बोलते हैं. तो ये ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से. कहाँ से ऑब्टेन किए जाएंगे? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीटी कॉटन प्लांट्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय सर्टेन इंसेक्ट. कुछ इंसेक्ट जो हैं वो क्या करते हैं? बीटी कॉटन प्लांट जो है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ सर्टेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स. क्योंकि इसमें क्या होता है? कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होती हैं, तो क्या करते हैं? उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते वो अपॉन इंजेक्शन. लेकिन क्या करेंगे? जैसे ही इंजेस्ट करेंगे बाय द इंसेक्ट, इन प्लांट को क्या करेंगे? जैसे ही कोई इंसेक्ट इंजेस्ट कर रहा है, उसको खा रहा है, तो ये प्रोटीन वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगी उनकी गट में जाकर. उनकी गट में क्या होगा? जैसे ही उसने इंजेस्ट किया तो उनकी गट में प्रोटीन एक्टिव हो जाएंगी.
क्यों? वो एक्टिव होती हैं एट द एल्केलाइन पीएच। देखिए पीएच स्केल जो होता है ये होता है 0 to 14, ये चीज़ हमें पता है। लेकिन 7 से ऊपर की जो पीएच होती है, द पीएच ग्रेटर देन 7, वो आती है एल्केलाइन पीएच में, और जो पीएच जो 7 से कम होगी वो आती है एसिडिक में, और जो 7 होती है दैट इज न्यूट्रल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? कौन से करेक्टर की ज़रूरत नहीं होती जेनेटिक इंजीनियरिंग में? वेक्टर होता है कोई भी कैरियर। वेक्टर क्या होगा? कोई भी कैरियर होगा जो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, एज अ व्हीकल काम करेगा। तो इसमें किस करेक्टर की ज़रूरत नहीं होती? दैट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ टेलोमेरेज। इसकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं होती। The next question is, which of the following is a technique for analyzing the genetic relatedness using the PCR? PCR क्या है? That is polymerase chain reaction to amplify the arbitrary chosen sequences. अब जो PCR है इसको किसने डिस्कवर किया था? That is कैरी म्यूलिस ने डिस्कवर किया था in 1983। पीसीआर को डिस्कवर किया था कैरी म्यूलिस ने 1983 में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो चाहिए होता है? दैट इज़ RAPD। कौन सा चाहिए होगा? RAPD। अब वहीं अगर RFLP की बात करें तो ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इसको कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और वहीं अगर हम बात करें RAPD तो इसको बोलेंगे रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस बिटवीन टू वेव्स ऑफ लाइट वुड रिजल्ट इन। दो लाइट की वेव्स हैं, उनके बीच में एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाती है। किस वजह से आएगी? ड्यू टू द चेंज इन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में चेंज की वजह से यहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। Then the enzyme that can be used for labeling the DNA using Nick translation। Nick translation के ज़रिए जो है ऐसा एंजाइम जो किसके लिए यूज़ होता है? DNA को लेबल करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा दैट इज़ DNA पॉलीमरेज। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज़ DNA पॉलीमरेज, जो कि क्या करते हैं? DNA को लेबल करने के लिए यूज़ होते हैं बाय यूजिंग अ रेडियो आइसोटोप। किसी रेडियो आइसोटोप को यूज़ करके ये DNA को लेबल करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज suitable dyes for localization of proteins, lipid and starch grain respectively are। 3 बताए, इनके लिए suitable डाई हमें बतानी है फॉर देयर लोकेलाइजेशन। तो देखिए इसमें आंसर आ जाएगा कुमेजे ब्रिलियंट ब्लू, सुडान 3 एंड पोटाशियम आयोडाइड। ये जो प्रोटीन है इसके लिए सबसे बेस्ट रहती है कुमेजे ब्रिलियंट ब्लू। वहीं लिपिड की बात करें तो इसके लिए सुडान 3 सबसे बेस्ट है, और जो स्टार्च ग्रेन है इनके लिए सबसे बेस्ट रहती है दैट इज पोटाशियम आयोडाइड। देन इम्यूनो गोल्ड टेक्निक इन्वॉल्व। इम्यूनो गोल्ड टेक्निक में होता क्या है? जब भी इम्यूनो गोल्ड टेक्निक की बात सुनते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें किसी टिश्यू की लेबलिंग करनी है। हम क्या करेंगे? किसी ना किसी टिश्यू को इसमें लेबल करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है इम्यूनो गोल्ड, यानी गोल्ड का यूज़ होगा। तो इसमें क्या किया जाता है? लेबलिंग ऑफ टिश्यू विद गोल्ड पार्टिकल्स बाउंड टू अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जो किसके साथ बाउंड होंगे? एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ। Then the extent and position of gene expression in plant can be studied by। जो extent होता है या position होती है gene expression की plant में, उसको study किया जाता है by the plant transformation with construct containing the selectable marker gene। जिनमें क्या होंगी? selectable marker genes होंगी, उसके ज़रिए जो है इनको वहाँ पे देख सकते हैं। Then which of the following pairs of bond within a peptide backbone show the free rotation around both end? जब भी free rotation की बात करते हैं तो ये जो free rotation है it is restricted to peptide bond। ये जो free rotation है it is restricted to peptide bond। तो ये हमें देखने को मिलती है C alpha CO and C alpha में।
देन अमाइनो एसिड रेसिड्यूज कॉमनली प्रेजेंट इन मिडल ऑफ बीटा टर्न आर। जब भी बीटा टर्न की बात करते हैं तो उसमें कॉमनली हमें कौन कौन से अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं, तो एक हमारे पास आ जाता है दैट इज प्रोलीन, और दूसरा आ जाता है ग्लाइसिन। कौन से हमें देखने को मिलेंगे, एक प्रोलीन आ गया, दूसरा ग्लाइसिन आ गया। देन नेक्स्ट इज कॉर्निया गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम। जो कॉर्निया है इसको अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, अभी कॉर्निया होता कहाँ पे है, कॉर्निया प्रेजेंट होता है आई में। जब भी आई डोनेशन करते हैं, जब भी आई डोनेशन होता है तो उस टाइम डोनेट किया जाता है कॉर्निया को। क्यों डोनेट किया जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, इसमें जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, उस वजह से आई डोनेशन के दौरान इस कॉर्निया को जो है डोनेट किया जाता है। तो इसको अपना न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, वो मिलता है टीयर्स एंड एक्वस ह्यूमर से। कहाँ से मिलेगा, टीयर्स से मिलेगा और एक्वस ह्यूमर में मिलेगा। अब एक्वस ह्यूमर जो है एक स्पेस होता है, जैसे इस तरह से आई का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे लेंस होगा, तो लेंस और इस कॉर्निया के बीच में ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे होता है एक्वस ह्यूमर। और बाकी ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे अलग अलग तरह की 3 वॉल्स देखने को मिलती हैं। इस तरह से यहाँ पे 3 वॉल्स होंगी, स्क्लेरा होगी, क्रोइड होगी एंड रेटिना होगी। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं रेटिना, और यहाँ पे जो है वाइट्रस ह्यूमर होता है। तो एक्वस ह्यूमर से इसको अपना न्यूट्रिशन मिलेगा और टीयर से। देन स्कूफिनर डॉट्स इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आर प्रेजेंट। स्कूफिनर डॉट होते क्या हैं, देखिए जो भी होस्ट है उसके जो इन्फेक्टेड आरबीसी हैं, जो भी होस्ट है उसके जो इन्फेक्टेड आरबीसी हैं उनके ऊपर छोटे छोटे ब्रिकिश रेड कलर के या थोड़े येलोइश रेड कलर के डॉट देखने को मिलेंगे, उन्हीं को बोलते हैं स्कूफिनर डॉट। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड आरबीसी ऑफ द, तो जो होस्ट है उसके इन्फेक्टेड आरबीसी पे हमें ये देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर द रिपीटेड राउंड्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन, जब क्या होगा, बार बार बाइनरी फ्यूजन होगा तो क्या होगा, देखिए जब भी बाइनरी फ्यूजन होता है तो आपको याद रखना है कि जो क्या होगी, डॉटर सेल्स होंगे वो पेरेंट सेल के जैसे जेनेटिकली सिमिलर होंगे। बाइनरी फ्यूजन का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है अमीबा। ये क्या है, अमीबा। जब भी इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, बाइनरी यानी 2, तो इसके इस तरह से 2 डॉटर सेल बन जाएंगे और इनका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो इस पेरेंट अमीबा के जैसे सेम टू सेम होगा। तो क्या होता है, अगर बार बार बाइनरी फ्यूजन हुआ तो जो ज़्यादातर ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल तो होंगे, एक जैसे तो लगेंगे, लेकिन जो उनका जेनेटिकल मेकअप होता है वो ओरिजिनल पेरेंट से थोड़ा डिफर कर जाता है, वहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलती हैं। देन इफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्योरीफाइड फ्रॉम द पॉलीक्लोनल एंटीसीरम, इम्यूनोग्लोबुलिन को कहाँ से प्योरीफाई किया, पॉलीक्लोनल एंटीसीरम से, अगेंस्ट द BSA इज डाइजेस्टेड, उसको डाइजेस्ट अगर कर लेते हैं या तो पेप्सिन के साथ या पेपेन के साथ, तो वो स्प्लिट हो जाती है 2 फ्रेगमेंट में। देखिए जब भी क्या करते हैं, किसी भी इम्यूनोग्लोबुलिन को निकालेंगे पॉलीक्लोनल एंटीसीरम से, तो जैसे ही उसको डाइजेस्ट किया जाता है तो वो 2 फ्रेगमेंट में टूट जाती है। तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है। तो क्या होता है कि जो पेप्सिन की डाइजेशन होती है वो क्या करेगी, 2 फैब फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बना देगी जो आपस में कैसे जुड़े होंगे, बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड। वो दोनों फ्रेगमेंट आपस में जुड़े होंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेस प्रोलैक्टिन कॉज, जब बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन हो जाता है तो क्या होगा। अब देखिए जब बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन हो जाएगा तो वहाँ पे होती है एक डिजीज़ दैट इज़ गायनेकोमेस्टिया। कौन सी डिजीज़ होगी, गायनेकोमेस्टिया होगी। गायनेकोमेस्टिया होता क्या है, मेल्स के केस में जो उनके ब्रेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, जो मेल्स के केस में क्या होंगे, उनके ब्रेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे, वहाँ पे क्या होता है, एक बैनिन की फॉर्मेशन हो जाती है, वहाँ पे एक बैनिन की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसी को क्या बोलेंगे, गायनोमेस्टिया बोलेंगे। गायनेकोमेस्टिया उसी को कहा जाएगा। जो मेल के जो ब्रेस्ट ग्लैंडुलर सेल्स है वहाँ पे ट्यूमर की सेक्रेशन जो होगी दैट इज बैनिन की सेक्रेशन जो होगी। देन एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस। ऑन्कोजीन होती क्या है, ऑन्कोजीन का सिंपल सा मतलब है कैंसर कॉजिंग
जीन्स। ऐसी जीन्स जो कैंसर कॉज करती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, ऑन्कोजीन कहा जाता है। अब जब इनकी एक्टिवेशन होती है तो क्या होगा, और कैंसर कॉजिंग जीन अगर हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एबनॉर्मल डिवीज़न होगा। वहाँ पे क्या होगा, एबनॉर्मल डिवीज़न हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इस दौरान क्या होता है, म्यूटेशन इन कोडिंग सीक्वेंस, जी हाँ म्यूटेशन होती है, जीन एम्प्लीफिकेशन भी होगी, क्रोमोसोम का रीअरेंजमेंट भी होगा, एंड म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होगा। नॉन कोडिंग सीक्वेंस में म्यूटेशन उस दौरान नहीं होती। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। द नेक्स्ट इज सेक्स लिंकेज रेफर टू। सेक्स लिंकेज होती क्या है, तो इसमें क्या होता है, जीन्स की इनहेरिटेंस होती है कैरिड आउट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। नाम से क्लियर हो रहा है, सेक्स लिंकेज। तो इसमें क्या होगा, जो जीन्स होंगी उनकी क्या होगी, इनहेरिटेंस होगी। कहाँ पे होगी, ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होगी। हे फीवर इज एन एलर्जिक डिजीज ऑफ, हे फीवर, हे फीवर क्या है, एक एलर्जिक डिजीज है या एलर्जिक रिएक्शन है, या हम बोल सकते हैं एक हाइपर सेंसिटिविटी है, जो किसकी वजह से होगी, जब क्या होता है कि कोई भी एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। अब वो एलर्जन कोई पॉलन भी हो सकता है, कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, तो जब भी वो आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो होगा आपको हे फीवर। तो उस दौरान क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज़ की, और जो अपर एयर पैसेज होता है, वहाँ पे जो है डिजीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज कैपिटेशन इज प्रिवेंटेड बाय, कैपेसिटेशन जो है इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अब देखिए कैपेसिटेशन होता क्या है, इसमें क्या होगा कि जो स्पर्मेटोजोआ है, क्या है, जो स्पर्मेटोजोआ है उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, उसमें क्या होगी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ताकि वो जोना पेल्यूसिडा के साथ बाइंड कर जाए। स्पर्मेटोजोआ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगी ताकि वो जोना पेल्यूसिडा के साथ बाइंड कर जाए। इसमें सिंपल आप बोल सकते हो दैट इज प्रेपरेशन ऑफ स्पर्म। तो इसमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ एक्टिव फर्टिलाइजेशन प्रमोटिंग पेप्टाइड, उनसे वो प्रिवेंट हो जाता है। कलर परसेप्शन इन मैन इज ड्यू टू, मैन में कलर परसेप्शन किस वजह से होती है, अलग अलग कलर हमें कैसे दिखाई देते हैं। देखिए अगर इसमें हम नॉर्मली बात करें तो हमारी आइज़ में होते हैं कुछ फोटो रिसेप्टर्स। ये फोटो रिसेप्टर्स होते कहाँ हैं, इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है आई की, दैट इज़ रेटिना, वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। ये फोटो रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, कुछ क्या होंगे, रॉड सेल होंगे, कुछ होंगे कोन सेल्स, कुछ होते हैं रॉड सेल्स और कुछ होते हैं कोन सेल। अब रॉड सेल जो हैं ये डिम विजन के लिए हैं या नाइट विज़न के लिए हैं, ये कहाँ के लिए हैं, दैट इज़ डिम विज़न या डिम लाइट आप बोल सकते हो, या नाइट विज़न के लिए। और जो कोन सेल हैं ये कहाँ के लिए होते हैं, दैट इज़ लाइट विज़न या ब्राइट लाइट विज़न आप बोल सकते हैं। ब्राइट लाइट में काम करते हैं कोन सेल, रोड सेल करेंगे दैट इज़ डिम लाइट में, और ये जो है डे विज़न में हेल्प करते हैं। जो कोन सेल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं डे विज़न में। अब देखिए कलर परसेप्शन मैन में किस वजह से होगी, ड्यू टू द आइडोप्सिन पिगमेंट इन कोन सेल्स, जो कोन सेल्स में आइडोप्सिन पिगमेंट होता है उसकी वजह से। क्योंकि देखिए ये जो कोन सेल होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, रेटिना में प्रेजेंट होंगे और काम करेंगे ड्यूरिंग द डे लाइट। देन नेक्स्ट इज अ फेनोमिना व्हेन पैरासाइट पैरासिटाइज देमसेल्फ इज नोन एज, पैरासाइट जब खुद को ही क्या करेगा, पैरासिटाइज कर लेगा। यानी पैरासाइट क्या होता है, जब वो किसी भी लिविंग टिश्यू के ऊपर होस्ट बनाएगा, वो क्या करेगा, किसी भी लिविंग टिश्यू को अपना होस्ट बनाएगा, उसके ऊपर रहेगा, सारा खाना पानी वहाँ से लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पैरासाइट खुद के ऊपर ही पैरासिटाइज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, दैट इज हाइपर पैरासिटिज्म इसको कहा जाएगा। Then sickles and anemia has not been eliminated from the African country because it, देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो उसी वजह से 2018 में इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था और इसके सभी कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। Then blood group type A antigen is a complex oligosaccharide which differ from H antigen present in type O
इंडिविजुअल बाय द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल, कहाँ क्या जो है वो टर्मिनल में प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से ये वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा? एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन। देन द कॉजिटिव एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज है क्या? इट इज अ न्यूरो, ये क्या है? एक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है। इट इज़ अ न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज दैट इज मैड काउ डिजीज। तो ये होती है प्रायॉन्स की वजह से। किसकी वजह से देखने को मिलेगी? ड्यू टू प्रायॉन्स। देन अ डिफरेंस इन क्वीन बी एंड स्टेराइल वर्कर बी इज ड्यू टू, जो क्वीन बी होती है, स्टेराइल वर्कर बी होती है, उनके बीच में डिफरेंस किसकी वजह से आता है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं बीज की, दैट इज एपिस इंडिका, तो उसमें कुछ क्वीन बी होती हैं, कुछ वर्कर बी होती हैं। वर्कर बी क्या करती हैं? नर्सिंग का काम करती हैं, जो हाइव है उसको साफ रखने का काम करती हैं। और ये जो क्वीन बी होती हैं ये बड़ी बड़ी होती हैं और ये फर्टाइल होती हैं। क्वीन बी साइज में बड़ी होंगी, फर्टाइल होंगी। वर्कर बी जो है वो साइज में छोटी छोटी होंगी और ये स्टीराइल होती हैं। तो ये इनमें डिफरेंस कहाँ पे आएगा? इन द लार्वल डाइट, जो इनकी लार्वल डाइट होती है वहीं पे डिफरेंस आ जाता है इन द क्वीन बी एंड स्टीराइल वर्कर बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर अटैक्ड बाय HIV, कौन सा सेल जो है अटैक्ट होता है बाय द HIV? HIV क्या है? दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसी को क्या कहा जाता है? HIV कहा जाता है। तो ये मेनली अटैक करता है CD4 सेल्स के ऊपर, CD4 सेल्स के ऊपर ये मेनली अटैक करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा दैट इज T हेल्पर सेल दैट आर आल्सो नोन एज CD4 सेल। तो उन्हीं के ऊपर ये क्या करता है? अटैक करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिकेट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग, जो रिकेट्स हैं ये एक डिजीज़ है दैट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये रिकेट्स डिजीज़ होती है। इसमें क्या होगा? जो बोन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसके लिए इसको किससे प्रिवेंट किया जा सकता है? बाय टेकिंग द कैल्सीफिरोल। अगर आप कैल्सीफिरोल ले रहे हैं, विटामिन डी रिच डाइट ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है? इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। एक्स-रेज टेक्निक इज एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट, जो एक्स-रे टेक्निक होती है ये क्या डिटेक्ट करने के लिए की जाती है? तो ये की जाती है फॉर द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे क्या यूज़ करनी पड़ती है? एक्स-रे टेक्निक। देन द लैक रिप्रेसर हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग DNA बाइंडिंग मोटिव। लैक रिप्रेसर के पास इनमें से कौन सा DNA बाइंडिंग मोटिव है? देखिए, लैक रिप्रेसर है क्या? ये है एक DNA बाइंडिंग प्रोटीन। अब जहाँ पे भी क्या होगा? बैक्टीरिया या लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है। किसका मेटाबॉलिज्म होगा? एक होगा बैक्टीरिया का, दूसरा होगा लैक्टोज का। तो इसके मेटाबॉलिज्म को करने के लिए जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जो प्रोटीन इन्वॉल्व होंगी बैक्टीरिया और लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को करवाने के लिए, तो ये क्या करता है? उनके जो जीन कोडिंग होती है उसको इनहिबिट कर देता है। ये क्या करेगा? उसको इनहिबिट कर देगा। तो इसमें कौन सा DNA बाइंडिंग मोटिव यूज़ होता है? दैट इज़ हेलिक्स टर्न। हेलिक्स जो है यहाँ पे यूज़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेल एडहेशन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट। ये जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं ये सेल एडहेशन मॉलिक्यूल हैं, एक को छोड़ के। अब वो एक कौन सा है? दैट इज कोनेक्सॉन। कौन सा है? कोनेक्सॉन है। कोनेक्सॉन क्या है? एक हैमी चैनल है। इट इज़ अ हैमी चैनल। और ये कैसे बनता है? 6 कोनेक्सिन सब यूनिट्स को जोड़ के। जब हम 6 कोनेक्सिन सब यूनिट्स को आपस में जोड़ते हैं तब हमारे पास बनता है एक कोनेक्सॉन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन एंटर्स द ह्यूमन बॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ वेक्टर। ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाएगा बिना किसी वेक्टर की हेल्प से। वेक्टर हमने अभी बात की, कैरियर होता है। जब भी कोई हमें डिजीज़ होती है तो कोई ना कोई उसमें कैरियर का काम करता है। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो बिना किसी वेक्टर के ही बॉडी में एंटर कर जाएगा? दैट इज स्काइस्टोटोमा। स्काई हिस्टोसोमा, सॉरी सोमा है।
देन नेक्स्ट आता है इन ह्यूमन पॉपुलेशन व्हाई इज कलर ब्लाइंडनेस मोर कॉमन अमंग द मेल देन इन। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो जो मेल्स होते हैं उनको ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस होती है फीमेल। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो ग्रीन और रेड कलर होता है इंसान उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, उनको वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, उनको पहचान नहीं पाता। तो ये मेल में ज़्यादातर देखने को मिलती है देन फीमेल। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ये जो है एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। अब हमें पता है कि फीमेल में क्या होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में एक्स वाई होते हैं। तो इस वजह से फीमेल्स में जो है ये कम होती है और मेल में जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट इज autonomously replicating sequences that is ARS is a characteristic feature of। ये जो है किसकी characteristic feature है? तो ये क्या है, कुछ DNA सेगमेंट्स होते हैं ऑन द ईस्ट, ईस्ट के ऊपर कुछ DNA सेगमेंट्स ये होते हैं। तो ये किसकी characteristic feature है? दैट इज ईस्ट वेक्टर की, क्योंकि ये प्रेजेंट ही कहाँ होते हैं, ईस्ट के ऊपर। तो ये उसी की खासियत है। देन वट इज़ द केमिकल बेस ऑफ जीन इम्प्रिंटिंग? जीन इम्प्रिंटिंग के लिए केमिकल बेस कौन सा है? तो जीन इम्प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है मिथाइलेशन ऑफ DNA, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मिथाइलेशन। देन टीलोमेरेज एंजाइम इज, टीलोमेरेज एंजाइम क्या है? जब भी टीलोमेरेज एंजाइम आए आपको याद रखना है इट इज़ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये क्या है, एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन एंजाइम है दैट इज टीलोमेरेज। तो ये क्या है, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमेरेज है। इट इज RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमेरेज। द नेक्स्ट इज 4 मेल एंड 22 फीमेल। 4 मेल थे, 22 फीमेल थी। कितने हो गए टोटल? 24। क्या थे? रेंडियर। 4 मेल थे, 22 फीमेल थी, रेंडियर। टोटल हो गए 24। वर इंट्रोड्यूस इन एन आइलैंड, उनको क्या किया, एक आइलैंड में इंट्रोड्यूस कर दिया। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? एक आइलैंड में, इन द अलास्का। आफ्टर 30 ईयर्स, शुरुआत में वो कितने थे? 24 थे। जब 30 सालों बाद देखा, जब 30 सालों बाद देखा तो जो पॉपुलेशन थी रेंडियर की वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई। कितनी बढ़ी? 2000 हो गए। पहले कितने थे? 24 थे। 30 साल बाद देखा कितने हो गए? 2000 हो गए। विच ग्राफ शोज द बेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ? तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमें सबसे ज़्यादा किस ग्राफ में देखने को मिल रही है, सबसे अच्छे से किस में देखने को मिल रही है? फॉर द रेंडियर पॉपुलेशन। देखिए जब हम बात करते हैं फर्स्ट ग्राफ की तो इसमें क्या रहा है, पहले स्टेटिक था देन उसके बाद बढ़ गया। जब भी पॉपुलेशन ग्राफ बना रहे हैं तो ये बनता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इधर आएगी पॉपुलेशन एंड दिस इज टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। सेकंड अगर हम देखें तो इसमें क्या हुआ, पहले तो इंक्रीज गई फिर यहाँ पे दोबारा से स्टेबलाइज होने लग गई, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। वहीं भी अगर हम बात करें यहाँ पे भी क्या हुआ, स्टेबलाइज हो गई, और यहाँ पे भी क्या हुआ, पहले तो इंक्रीज की फिर डिक्रीज की, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सक्सेशन। सक्सेशन आपको पता है कि कोई एक लैंड थी, वहाँ पे पहले कोई एक चीज़ आई, उसके बाद दूसरी चीज़ आई, तीसरी चीज़ आई, तो उसको सक्सेशन बोल रहे हैं। अब इन सब स्टेटमेंट को देखेंगे विद रेफरेंस टू सक्सेशन, फिर हमें बताना है कि ये किस मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसकी विशेषता है। तो पहली स्टेटमेंट है इट इन्वॉल्व्स अ स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव इंटरेक्शन। जो सक्सेशन है उसमें स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव इंटरेक्शंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जब अलग अलग स्पीसीज या सेम स्पीसीज एक ही जगह पे होंगी तो वो रिसोर्सेज के लिए आपस में कम्पीट करेंगी। दूसरा आ जाता है नो वन स्पीसीज इज कम्प्लीटली सुपीरियर टू अनदर। सही बात है। Then the next successional species make the site less suitable for both early and late successional species। कि जो अर्ली और लेट होती है उसके लिए वो क्या करती है, थोड़ा मुश्किल बना देती है, लेस सूटेबल बनाती है जो अगली सक्सेशनल स्पीसीज होगी। चलिए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फॉर द इनहिबिशन मॉडल। किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगी? इनहिबिशन मॉडल की। देन मैच द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द 2 कॉलम। 2 कॉलम दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है तो जो चीज़ हमें बहुत अच्छे से आती है उसको मैच करिए, बाकी वो क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व हो जाता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास जैसे आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट।
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हमें पता है कि इसकी रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा होती है, इसमें रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी कैसा रहेगा, वार्म रहेगा। देन दूसरा आ जाता है टुंड्रा। तो टुंड्रा में क्या होता है, टेम्परेचर कम होगा, परमाफ्रॉस्ट एंड लो प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी। देन आता है कॉनिफर फॉरेस्ट। कॉनिफर यानी जिम्नोस्पर्म, वहाँ पे क्या होंगे, जिम्नोस्पर्म्स प्रेजेंट होंगे। दैट इज स्प्रूसिस एंड पाइन्स डोमिनेट द बोरल फॉरेस्ट, ग्राउंड कवर बिलो द स्प्रूस इज मोस्टली मॉसेस। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लाइट रिस्पॉन्स इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। बॉडी में फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। जब भी हम किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो फाइट या फ्लाइट, या तो सामना करो या भाग जाओ। तो वो बॉडी में कहाँ से कंट्रोल होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है। यहाँ रिस्पॉन्स की बात की जा रही है, मैं बोल रही हूँ फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो वो हार्मोन आपका है दैट इज एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज अ फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो उसमें क्या होता है, दैट सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का दो तरह का डिवीजन होता है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो उसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो उसको कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड वेसल इन मैमेलियन सिस्टम हैव द लार्जेस्ट प्रेशर ड्रॉप। जिसका क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। तो वो होते हैं आर्ट्रियोल्स। कौन सी होंगी, आर्ट्रियोल्स होंगी इन द मैमेलियन सिस्टम। देन एट द प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल द रिलीज ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल रिलाइज मेनली ऑन। किसके ऊपर वो रिलाई करती हैं। तो जब भी प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल की बात आती है तो आपको यहाँ पे याद रखना है, तो ये मेनली कहाँ पे रिलाई करेगी, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस के ऊपर। देन द सेल लाइजेट इज मिक्सड विद फिनोल क्लोरोफॉर्म। जो सेल लाइजेट था उसको मिक्स कर दिया फिनोल क्लोरोफॉर्म में विद 1:1, ताकि जो सेल के बायोमॉलिक्यूल्स थे, ताकि उसमें क्या थे, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स थे उनको अलग अलग सेपरेट किया जा सके। तो वहाँ पे 3 सेपरेटेड जोन बने A, B, C। अब उनमें क्या क्या होगा वो हमें बताना है। तो ये आपका फर्स्ट जोन है, यहाँ पे आपको थोड़े इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये आपका सेकंड जोन आ गया और यह आ गया आपका थर्ड जोन। तो ए में आपको देखने को मिलता है डीएनए और साथ में आरएनए। बी में आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रोटीन्स और जो सी है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिनोल। तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा दैट इज सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन जॉ सस्पेंशन इफ द पैलेटो क्वाड्रेट आर्टिकुलेट्स टू और फ्यूज विद कॉन्ड्रोक्रेनियम देन द हाइवाइड आर्च। अब देखिए जॉ सस्पेंशन है क्या, जॉ सस्पेंशन क्या है, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है या मेथड है। ये क्या है, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है या मेथड है जिसमें क्या होता है कि जो लोअर जॉ है दैट इज मैंडिबल, ये अटैच्ड होगा या तो अपर जॉ से या क्रेनियम से। जो लोअर जॉ है मैंडिबल, ये अटैच होगा या तो अपर जॉ से या क्रेनियम से। इसको बोलते हैं जॉ सस्पेंशन। इसमें बात की गई है पैलेटो क्वाड्रेट आर्टिकुलेट्स की, कहाँ पे फ्यूज़ कर रहा है, कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ। तो ये इसमें पॉसिबल ही नहीं है, सो इट डज नॉट इन्वॉल्व इन जस्ट जॉ सस्पेंशन। ये जॉ सस्पेंशन में होता ही नहीं है। Then in phase contrast microscopy, the rate at which light waves enter through the specimen. इस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में अगर ये स्पेसिमेन है तो इसके ज़रिए लाइट वेव्स यहाँ से एंटर करती हैं, क्या होगा, दैट इज़ इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडिसेस भी कहा जाता है, वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। द लास्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ साल्ट इज फाउंड इन। साल्ट की सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगी, दैट इज़ इन द रीनल मेडुला। और रीनल मेडुला क्या है, इट इज़ द इनर पार्ट ऑफ किडनी, इट इज़ द पार्ट ऑफ किडनी एंड इट इज़ द इनर पार्ट ऑफ किडनी, दैट इज़ रीनल मेडुला। वहाँ पे क्या होगा, जो साल्ट कंसेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।